हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे वाली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। साथियों, इस क्लास को जो है एक टेस्ट कर तौर पर लीजिएगा और आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा। देखिए आप कितने सवालों को यहाँ पर सही कर पाते हैं। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 50। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए गए हैं। पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे आप लोग तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है न्याय शब्द किन रूपों में उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर आप यहां पर दे सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा राइट आंसर क्या बताएं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द किन रूपों में उल्लिखित है? तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहला है आपका सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, उसके बाद है आपका राजनीतिक न्याय। ध्यान रखिएगा, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, निम्नलिखित में से इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर फटाफट आप लोग बताएं यहां पर। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर करिएगा। जो लोग जा रहे हैं 1866 ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 17 मार्च 1866 को करी गई। कब? 17 मार्च 1866 को करी गई। आपका सेकंड ऑप्शन जो यहां पर दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, निम्नलिखित में से 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल दोस्तों पेपर में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर आप लोग यहां पर करिएगा, बताइए। निम्नलिखित में से 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी दोस्तों को पता होगा, इसे जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसने जो है पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की और लॉर्ड मिंटो को ही जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछे कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं, आप कहिएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, निम्नलिखित में से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं। चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हैं। जो भी प्यारे साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मुंबई पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। कहां पर? मुंबई के जो है ट्राम्बे में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है साथियों 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, आप कहिएगा मुंबई के जो है ट्राम्बे में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। फटाफट यहां पर आप लोग आंसर बताएं। और ये भी आप यहां पर आंसर कर सकते हैं कि संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें यहां पर हम संघ सूची की, तो ध्यान रखिएगा इसका उल्लेख आप देखेंगे 7वीं अनुसूची में। आप जानते होंगे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन देखने को मिलता है। पहला आपका है संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची, तीसरा है आपका साथियों समवर्ती सूची। ठीक है, तो साथियों संघ सूची जो है, संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है और वर्तमान में जो है संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर सवाल आपसे पूछा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो हमने आपको बताया कि 7वीं अनुसूची में आप देखेंगे 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, पहला आपका क्या भाई? पहला आपका है संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची, तीसरा है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, और साथियों जो संघ सूची है, संघ सूची पर केवल जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वर्तमान में जो है संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं। कितने? 100 विषय शामिल हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखें,
निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का संबंध जो है किससे था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। खिलाफत आंदोलन का संबंध जो है किससे था, बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। ये क्वेश्चन तो हमने कई बार करवाया, आपको पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताएं। चलिएगा, निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। चलिए फिर प्रयास करिएगा, बताएं। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मौसम संबंधित जो घटनाएं होती है, जैसे बादल, वर्षा, तूफान, ये सभी जो है किस मंडल में होता है, ये साथियों आपका जो है क्षोभ मंडल में होता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछे कि जो एरोप्लेन होती है, जो हवाई जहाज होती है, ये आपका किस मंडल में उड़ान भरती है, किस मंडल में जो उड़ती है, अगर आपसे सवाल पूछेगा तो आप कहिएगा समताप मंडल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताएं, यहां से भी सवाल पेपर में बन चुका है। चलिएगा, सवाल नंबर 8 का राइट आंसर बताएं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। तो वह साथियों आपका अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी, बताइएगा। सवाल नंबर 9 का उत्तर करते चलें। सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और भाई लास्ट में स्कोर आपको जरूर बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर करें, निम्नलिखित में से गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई। आप सभी दोस्तों को पता होगा गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। कब, 1913 में। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, अमेरिका, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, निम्नलिखित में से विद्युत धारा की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप लोग बताएं। चलिएगा, निम्नलिखित में से विद्युत धारा की इकाई क्या है। सवाल नंबर 10 का उत्तर आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, वाट है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। चलिए साथियों, आप सभी को पता होगा विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। क्या भाई, एम्पियर होता है, याद रखिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिएगा फटाफट। चलिए, निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 40 जो है किससे संबंधित है, फटाफट आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। सवाल नंबर 11 का। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं पंचायतों का संगठन, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अनुच्छेद 40 जो है राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो जो भी साथी यहां पर बी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सवाल नंबर 12 का उत्तर बताएं। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर करें। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, याद रखें आप लोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपका सी ऑप्शन जो यहां पर दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो आप बताइएगा 65 ईयर। कितना, 65 ईयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएं। चलिए,
चौरी चौरा कांड जो है किस आंदोलन से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर बताएं। चलिए, तो जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों याद रखें, चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922, कब? चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 के कारण जो है साथियों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर ए दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर करें आप लोग। सभी लोग फटाफट आंसर यहां पर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश और आपका दिया है खिलजी वंश। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए प्रयास करिएगा उत्तर देने के लिए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों आप ध्यान रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, किसे भाई? गुलाम वंश को साथियों ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। क्या? ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखें आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश यानी ममलुक वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तरबूज पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जायद की जो फसलें होती हैं रबी और खरीफ के बीच के समय यानी मार्च और जून में उगाई जाती हैं। ठीक है साथियों, आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया और खरबूज हो गया, ये प्रमुख जो है जायद फसलें होती हैं और इन फसलों को जो है अत्यधिक गर्मी और शुष्क हवाओं की जो है आवश्यकता होती है। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर फटाफट आप लोग छापिएगा। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है। सेशन को लाइक जरूर करें, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको श्योर मिलेगी 100%। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बात करें साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। साथियों संविधान का जो भाग 4 है, कौन सा? संविधान का जो भाग 4 है इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। ठीक है, और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, आप कहिएगा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। याद रखें इन सारे पॉइंट्स को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 17 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर फटाफट आप लोग छाप दीजिएगा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम आप लोग यहां पर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों बदरुद्दीन तैयब जी जो है 1887 में, कब? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत हैं? ज्वालामुखी हैं, अवशिष्ट हैं, मोड़दार हैं, अवसादी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए, सवाल नंबर 18 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत में जो है पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत हैं? सवाल नंबर 18 का उत्तर आप लोग बताइएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं अवशिष्ट पर्वत पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। याद रखें, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो ये साथियों आपका पंचायत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 जो है
पंचायतों की परिभाषा, संरचना और शक्तियों से संबंधित है। आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से विटामिन के का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। चलिए, विटामिन के का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? सवाल नंबर 20 का सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर रक्त का थक्का ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, विटामिन के का जो है मुख्य कार्य रक्त को थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग जमने में मदद करना है। ठीक है साथियों, आप जानते होंगे इसकी कमी से जो है चोट लगने पर खून का बहना जो है बंद नहीं होता है, और हरी पत्तेदार सब्जियां जो है इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है। यानी विटामिन के का जो है प्रमुख स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, और आप जानते होंगे इसकी कमी से यानी विटामिन के की कमी से क्या होता है? चोट लगने पर जो है खून का बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं किस ऑप्शन पर? ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है? बताइए। सवाल नंबर 21 का फटाफट आप लोग यहां पर आंसर छापते हुए चलें। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है? बताएं। सही उत्तर क्या है दोस्तों? यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा, कम या स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है किस स्थान से हुआ? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। दांडी यात्रा की शुरुआत साथियों कहां से हुई थी? यहां पर आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती आश्रम। जो लोग सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। साथियों, दांडी यात्रा कब भाई? दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो है शुरू हुई थी। क्या भाई? दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां पर आप लोग बताएं जो भारत के नियंत्रण क्षेत्र में है। K2, नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, कंचनजंगा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, कंचनजंगा जो है सिक्किम में, कहां पर है? सिक्किम में, और ये पूरी तरह से जो है भारत के नियंत्रण में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर करें आप लोग। चलिए भाई, जो करंट अफेयर की क्लास हो रही है उसको भी आप लोग कवर करते हुए चलिएगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर को ही कवर किया जा रहा है। सवाल नंबर 24 का उत्तर आप पहले यहां पर कर दीजिएगा। बताएं, निम्नलिखित में से BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, चिकित्सा के क्षेत्र में, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। याद रखें। ठीक है साथियों, BC राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर करें। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? छापेंगे आप लोग फटाफट आंसर। निम्नलिखित में से संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है किस भाग में किया गया है? साथियों, बात करें अगर हम यहाँ पर आपातकालीन को, तो आप देखेंगे भाग 18 में। ठीक है, भाग 18 यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही 18 बोलते हैं, ये रोमन अंक में आपका लिखा गया है। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों को पता होगा
जो आपातकाल की व्यवस्था है ये आपका 352 में, अनुच्छेद 352, 356 और आपका 360 में करी गई है। ठीक है, आप जानते होंगे 352 में जो है राष्ट्रीय आपात को रखा गया है, 356 में राष्ट्रपति शासन को रखा गया है, 360 में जो है आपका वित्तीय आपातकाल को रखा गया है। इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ये सभी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपातकाल से संबंधित सवाल पेपर में बन चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, बताएं लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ? सवाल नंबर 26 का उत्तर आप बताइएगा। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है साथियों, 1916 कब, याद रखिएगा 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ध्यान रखें, आपका ए विकल्प जो यहां पर दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग छाप दीजिएगा। भाई लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पर 50 प्रश्न हैं और लगभग यहाँ पर 30 प्रश्न आप लोग जरूर से जरूर सही करें और बताइएगा जरूर ईमानदारी के साथ कि आप कितने सवालों को यहाँ पर सही कर पाते हैं। अगर इससे कम सवाल सही कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक हो जाओ, घबरा जाओ, घबराने की आवश्यकता नहीं, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो अच्छे तरीके से। चलिए 27 का क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी गुजरात पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में साथियों गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहां पाया जाता है? बताइए 28 का उत्तर आप लोग फटाफट कर दें। निम्नलिखित में से कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहां पर पाया जाता है? चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नाभिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का साथियों आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से केंद्रक या नाभिक में पाया जाता है। आपका जो सी ऑप्शन यहां पर दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 है और ये सवाल जो कई बार पूछा गया है, बीएड प्रवेश परीक्षा का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं साथियों और कई परीक्षाओं में ये सवाल बन चुका है। बताइए संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सवाल नंबर 29 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साथियों प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है अध्यक्ष थे, आप सभी को पता होना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताइए, तो आप सभी जानते हैं ये जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन भाई? अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। कौन भाई? संघ समिति के अध्यक्ष थे और इन्हीं के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। सवाल ये पेपर में बन चुका है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो आप कहिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इन्हें जो है भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन भारत कब आया? क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया? सवाल नंबर 30 का उत्तर करें। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट आप यहां पर आंसर दे सकते हैं। जो भी दोस्त जा रहे हैं 1946, कहां पर? 1946 पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। कब? 24 मार्च 1946 को जो है भारत पहुंचा था। यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर करें आप लोग। चलिए निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है? सवाल नंबर 31 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर स्वतंत्रता, वो बिल्कुल राइट हो जाएगी। स्वतंत्रता, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 19 साथियों किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे साथियों अनुच्छेद 19 में जो है नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति, संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और घूमने आदि की आज़ादी जो है प्रदान की गई है अनुच्छेद 19 के तहत। बस आप इतना सा याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से भारत में जो है शीतकालीन वर्षा किससे होती है, बताइए। 32 का आंसर छाप दीजिएगा। भारत में शीतकालीन वर्षा जो है किससे होती है, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से भारत में जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर आप यहाँ पर बताइएगा। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, और ये सवाल दोस्तों यूपी बीएड में पूछा गया है और शायद ये 2025 वाले पेपर में आ चुका है। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर यहां पर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएं। चलिए, अच्छा जो लोग भाई पिछले साल के क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को करवाया गया है, आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन का लेवल होता है कैसा लेवल होता है। ठीक है, और साथियों बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसी के आधार पर यहाँ पर चीज़ें तैयार की जा रही हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, 34 का उत्तर करें। चलिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आप लोग बता दीजिएगा, 34 का उत्तर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी पर, यकृत यानी लीवर पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर कहा जाता है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है, 35 का उत्तर बताएं। चलिए, निम्नलिखित में से पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है, 35 का उत्तर आप कर सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं, 35 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, सवाल नंबर 38, देखिएगा ध्यान से भाई, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मान दिया गया है, 36 का उत्तर बताएं। यहाँ पर सवाल नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा भाई, 36 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। थर्टी सिक्स का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी 51A। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 51A आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किससे, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और इसी के तहत जो है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपसे सवाल किया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मान दिया गया है, तो आपका है अनुच्छेद 51A जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन के विरोध का नारा क्या था, बताइए। चलिए, 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। साइमन कमीशन के विरोध का नारा जो है क्या था, 37 का उत्तर बताएं। साइमन गो बैक, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों 1928 में जो है साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। आपका जो सी ऑप्शन यहां पर दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर गोविंद सागर पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रकाश की गति सबसे अधिक जो है किसमें होती है, 39 का आंसर बताएं। प्रकाश की गति साथियों किसमें सबसे अधिक होती है, 39 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, सभी प्यारे साथी बताएं। चलिए,
जो लोग जा रहे हैं निर्वात ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बताइए, 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर करें। अनुच्छेद 24 जो है साथियों, ये आपका किससे संबंधित है? सवाल नंबर 40 का उत्तर बताएं। मात्र 10 सवाल और इस क्लास में बचे हुए हैं। पूरे धैर्य के साथ इस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करें, अंत तक जरूर बने रहें। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर ए पर बाल श्रम निषेध पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 24 में क्या भाई, अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे कामों में लगाने पर रोक लगाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, निम्नलिखित में से भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 41 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 41 का राइट आंसर बता सकते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? यहां पर साथियों जो ऑप्शन आपका दिया गया है, यहां पर क्या होना चाहिए? भाग 3 होना चाहिए। क्या भाई? भाग 3 होना चाहिए। और भाग 3 जो है किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो भाई भाग 3 को जो है साथियों भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? इसे जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, भाग 3 को याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अमृतसर संधि किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर संधि किस वर्ष हुई थी? सवाल नंबर 42 का उत्तर बताएं। चलिए, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 1809 में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर जो है कौन सा है? बताएं। 43 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर जो है कौन सा होता है? चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो वो होता है साथियों आपका बहिर्मंडल, जिसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्सोस्फीयर बोलते हैं। क्या भाई? इसे एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो है पृथ्वी का सबसे ऊपरी होता है, ये जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन दिया गया है? 44 का उत्तर फटाफट आप लोग यहाँ पर छाप दीजिएगा भाई। चलिए, लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेल्प आपको यहाँ पर 100% मिलेगी। अभी बहुत सारी क्लासेस आपको देनी है, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में जो है मौलिक कर्तव्य है? तो वो है साथियों आपका भाग 4A। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जानते हैं साथियों। मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है, अनुच्छेद 51A। ठीक है, भाग पूछेगा आप बताइएगा 4A, अगर आपसे पूछेगा अनुच्छेद तब आप बताइएगा 51A। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा दोस्तों कहाँ से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 45 का उत्तर आप लोग यहाँ पर फटाफट छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर को ही साथियों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भाई 26 नवंबर 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा, यानी अपनाया गया था। तो 26 नवंबर को इसीलिए साथियों भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ, तब आप बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बता सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, गोंड है, संथाल है, नागा है। क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर आप बता सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं गोंड जनजाति ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से रक्त समूह की खोज किसके द्वारा करी गई थी? 47 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, रक्त समूह की खोज साथियों किसके द्वारा करी गई थी? 47 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप कर सकते हैं साथियों। कार्ल लैंड स्टीनर। कौन भाई? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है
कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है 1900 में, कब 1900 में रक्त समूह की खोज करी गई थी। आप जानते हैं रक्त समूह जो आपका ए होता है, बी होता है और आपका ओ होता है, ठीक है। तो जो लोग बी ऑप्शन पर यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है। 48 का उत्तर बताएं। अनुच्छेद 75 जो है किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर यहाँ पर आप कर दीजिएगा फटाफट। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो दिया है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है आपका अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। 49 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जो लोग जा रहे हैं 22 ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो 22 भाषाएं शामिल हैं। आपका सी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर यहाँ पर सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं निम्नलिखित में से राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। चलिए साथियों देखिएगा, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए क्योंकि सवाल यहां से बनता है। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कुल कितने अंग हैं, तब आप बताइएगा 3 अंग हैं। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग हैं, ठीक है। यहीं पर अगर आपसे सवाल चेंज करके पूछे कि संसद के जो है कितने सदन हैं, तब आप कहिएगा साथियों लोकसभा और आपका राज्यसभा, ठीक है। अब दोस्तों राज्यसभा को क्या कहा जाता है, इसे उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। इसे जो है उच्च सदन कहते हैं और इसे कभी जो है भंग नहीं किया जा सकता है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है साथियों 6 वर्षों का होता है। क्या भाई, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता और ये साथियों उच्च सदन कहलाता है, ठीक है। अब लोकसभा की बात करें दोस्तों, इसे जो है निम्न सदन कहा जाता है और इसे जो है भंग किया जा सकता है और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है दोस्तों होता है वो होता है आपका 5 वर्ष होता है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने अंग हैं, तब आप कहिएगा 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। लेकिन आपसे पूछे कि संसद के कितने सदन हैं, तब आप बताइएगा लोकसभा और राज्यसभा यानी 2 सदन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सवाल करता है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथियों इसे जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। इन क्लासेस को आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे जरूर अटेंड करें। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ पर साथियों जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक दिया जा रहा है। ऑथेंटिक का मतलब ये है पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को देखकर, सिलेबस को देखकर, विश्लेषण करके सारी चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया जाता है, तब आप तक जो है इन सारी वीडियोस को, इन सारे कंटेंट को जो है लाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। यदि आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो 9415768259 पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होता है वहाँ पर आपको दे दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 8:30 बजे, इन सभी क्लासेस को आप लोग अच्छे तरीके से ज़रूर कवर करें। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।